ढाका की हवा आज फिर भारी लग रही है। ऊपर गर्म हवा चल रही है और नीचे सड़कों पर जली हुई बसेस का धुआं तैर रहा है और शहर के बीच एक ऐसा सन्नाटा बैठा हुआ है जो हमेशा किसी बड़े तूफान से पहले महसूस होता है। 17 तारीख को बांग्लादेश की हिस्ट्री में एक ऐसा डिसीजन आया जिसने पूरे साउथ एशिया को एक पल के लिए रोक दिया। शेख हसीना 15 साल तक पावर में बैठी हुई एक डोमिनेट लीडर, सपोर्टर्स के लिए आयरन लेडी, और अब इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल्स का फाइनल वर्डिक्ट, सजाए मौत यानी डेथ सेंटेंस। मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं भारत जियो व्यू। आज हम देखेंगे कि हसीना के अगेंस्ट में ये वर्डिक्ट कैसे बना, एविडेंस क्या था, बांग्लादेश के सड़कों पर क्या हिंसा फैली हुई है, इंडिया पर एक्स्ट्राडिक्शन का प्रेशर क्यों आ रहा है, और सबसे बड़ी बात, क्या पाकिस्तान और चाइना इस लाए हुए मूवमेंट को यूज कर रहे हैं एक टू फ्रंट प्रेशर बनाने के लिए इंडिया पे। ये एक सिंपल कोर्ट डिसीजन नहीं था, ये एक जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक था। चलिए शुरुआत करते हैं उस इवेंट से जिसने बांग्लादेश को इस पॉइंट तक लाकर खड़ा कर दिया। जुलाई 2024 बांग्लादेश में कोटा रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ। स्टूडेंट सरकारी नौकरियों के रिजर्वेशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। हसीना ने इसे एंटी नेशनल एजिटेशंस डिक्लेयर किया और पुलिस, आरएबी, बीजीबी सबको ऑर्डर दिया गया कि प्रोटेस्ट को किसी भी तरह से कंट्रोल किया जाए। ग्राउंड पर जो हुआ वो अब जुलाई मैसेकर के नाम से जाना जाता है। आई विटनेस के मुताबिक प्रोटेस्ट में स्नाइपर डेवलपमेंट, ड्रोन सर्विलेंस, रूफटॉप पे शूटर्स, यूनिवर्सिटी कैंपस में डायरेक्ट फायरिंग की गई। यूएन रिपोर्ट के मुताबिक 1400 से ज्यादा लोगों ने इस क्रैकडाउन में अपनी जान गंवाई। डजन्स ऑफ मिसिंग्स एंड थाउजेंड्स इंजर्ड। ये नंबर किसी भी कंट्री के लिए हॉरिफाइंग होते हैं, लेकिन ये क्रैकडाउन बैकफायर कर गया। स्टूडेंट्स का एंगर कोटा प्रोटेस्ट से हसीना मस्ट गो मूवमेंट बन गया और 5 अगस्त 2024 को आर्मी का सपोर्ट स्लिप होते ही हसीना एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बैठी और बांग्लादेश छोड़कर सीधे इंडिया आ गई। फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी डॉक्टर मोहम्मद यूनिस के लीडरशिप में, और इस गवर्नमेंट का सबसे पहला टारगेट था हसीना के अगेंस्ट लीगल एक्शन। उन्होंने केस दिया इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल को। आयरनी देखिए, इसी कोर्ट को हसीना ने ही 2009 में एस्टेब्लिश कराया था। कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने दमदार एविडेंस दिए, 80 से ज्यादा विटनेसेस, ड्रोन फुटेज, स्नाइपर डेवलपमेंट लॉग्स, पुलिस वायरलेस रिकॉर्डिंग और कुछ लीक्ड फोन कॉल्स। ट्रिब्यूनल ने क्लियर कहा ये राइट कंट्रोल नहीं, स्टेट स्पॉन्सर मास वायलेंस था। जैसे ही वर्डिक्ट अनाउंस हुआ, ढाका के एटमॉस्फेयर ब्लास्ट हो गया, लिटरली और पॉलिटिकली भी। वर्डिक्ट के बाद ढाका शांत नहीं हुआ, उसमें हिंसा और फूट पड़ी। आवामी लीग, जो अब बैंड पार्टी है, सड़कों पर आग बनकर फैल गई। सिर्फ 24 घंटे में 30 से ज्यादा क्रूड बॉम्ब ब्लास्ट, डजन्स बसेस और गवर्नमेंट व्हीकल्स जला दिए गए, हाईवे को ब्लॉक किया गया, टायर्स हर तरफ जल रहे थे, शॉप्स को फोर्सफुली शट डाउन किया गया और गुलिस्तान 0 पॉइंट को टोटल लॉकडाउन किया गया। इंटरिम गवर्नमेंट ने तुरंत शूट ऑन साइट का ऑर्डर निकाल दिया। बीजीबी और रैपिड एक्शन बटालियन हर कॉर्नर पर डिप्लॉय कर दिए गए। आवामी लीग के हार्डकोर सपोर्टर्स क्लियरली कह रहे हैं ये वर्डिक्ट हम नहीं मानते, और तब पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर और गर्म हो गया जब उन्होंने अपना 4 पेज का स्टेटमेंट रिलीज किया। आवामी लीग का ये स्टेटमेंट एक डिफेंस रिप्लाई नहीं था, ये एक पॉलिटिकल काउंटर अटैक था। इसमें 4 पॉइंट एकदम ब्लंट तरीके से लिखे गए थे। फर्स्ट, कंगारू कोर्ट, ट्रायल को बायस्ड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया गया। सेकंड, अनइलेक्टेड इंटरिम गवर्नमेंट इलेजिटिमेट है, यूनिस गवर्नमेंट को बोला गया कि वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव नहीं। थर्ड, हसीना को फेयर ट्रायल नहीं मिला, स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा गया कि उन्हें प्रॉपर डिफेंस का चांस ही नहीं दिया गया। फोर्थ, वार्निंग, इलेक्शन नहीं होने देंगे। हसीना के बेटे साजिब ने ओपन वार्निंग दी कि फरवरी में इलेक्शन नहीं होने देंगे, पलटवार होगा। इस वार्निंग ने क्राइसिस को मल्टी लेयर्ड बना दिया। बांग्लादेश अब लीगल बैटल नहीं लड़ रहा है, ये बैटल पॉलिटिक्स, प्रोटेस्ट, लेजिटिमेसी और रिवेंज की मिलती जुलती फायर लाइन्स में फैल चुकी थी। और फिर आया वो चीज जिसमें इंडिया डायरेक्टली फंस गया। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अनाउंस कर दिया कि वी डिमांड द एक्स्ट्राडिक्शन ऑफ शेख हसीना फ्रॉम इंडिया। लोकल बांग्लादेश मीडिया ने तुरंत दिखाया इंडिया ट्रीटी में बंधा हुआ है, नैरेटिव सीधा बन गया, इंडिया को हसीना वापस भेजना ही पड़ेगा। लेकिन जब हमने एक्चुअल ट्रीटी लाइन बाय लाइन देखी तो ढाका की स्टोरी एकदम अलग निकली। इस ट्रीटी के आर्टिकल 6 सब कुछ उलट कर रख देते हैं। ये कहता है कि अगर कोई ऑफेंस पॉलिटिकल कैरेक्टर का हो तो एक्स्ट्राडिक्शन अप्लाई नहीं होता। पॉलिटिकल ऑफेंस क्या होता है? रिबेलियन, सिडेक्शन, रिजीम चेंज का केसेस, आउटस्टेटेड लीडर का एक्शन या पॉलिटिकल बेस्ड डिसीजन। हसीना के केस में एग्जैक्टली इसी डेफिनेशन में फिट होता है। ये कोई मर्डर, फ्रॉड या फाइनेंस क्राइम नहीं था, ये पूरा का पूरा केस गवर्नेंस और पॉलिटिकल ऑर्डर पर बेस्ड था। इसलिए लीगल स्टैंड पॉइंट में इंडिया हसीना को एक्स्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता और बांग्लादेश इंडिया को लीगली फोर्स भी नहीं कर सकता। और सेकेंड बिग रीजन, डेथ पेनल्टी। इंडिया किसी भी इंसान को एक्स्ट्राडिक्ट नहीं करता जहां उन्हें डेथ सेंटेंस दिया जाए।
जब तक रिक्वेस्टिंग कंट्री रिटर्न एश्योरेंस ना दे कि फांसी नहीं होगी। बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट कभी एश्योरेंस नहीं देगी क्योंकि उन्हें पॉलिटिकल लेजिटिमेसी में इसे पनिशमेंट पर डिपेंड करती है। मतलब इंडिया का हाथ बंधा नहीं है, इंडिया लीगली रिफ्यूज कर सकता है, पर ग्राउंड पर बांग्लादेश की पब्लिक को ये सच बताया नहीं जा रहा। बांग्लादेश के कुछ रेडिकल ग्रुप्स और एक्सट्रीमिस्ट ओपनली इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। इंडियन एम्बेसी की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, गो फॉर इंडिया, पनिश इंडिया, ऑनलाइन थ्रेट और स्ट्रीट लेवल एंगर। यही बांग्लादेश में अभी देखा जा रहा है इंडिया के अगेंस्ट। बांग्लादेश की गवर्नमेंट इस राइजिंग सेंटीमेंट पर चुप है। ये साइलेंस कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक लगता है। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि इंडिया हमारे कन्विक्टेड क्रिमिनल को प्रोटेक्ट कर रहा है। इंडिया को डिप्लोमेटिकली कॉर्नर करने का एक क्लियर अटेम्प्ट है। इज दिस अ टू फ्रंट स्ट्रेटेजी? अब बात करते हैं सबसे डेंजरस लेयर की। बांग्लादेश इंडिया पे प्रेशर क्यों बना रहा है? क्योंकि पाकिस्तान और चाइना दोनों इसी टाइमिंग को यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान का एंगल, दिल्ली के ब्लास्ट के लिंक्स पाकिस्तान तक जा रहे हैं। वेस्टर्न बॉर्डर ऑलरेडी टेंस्ड है, अब ईस्टर्न बॉर्डर पर भी हीट क्रिएट हो रही है। पाकिस्तान हमेशा से चाहता रहा है कि इंडिया एक टू फ्रंट सिनेरियो में फंसे। ये मूवमेंट उनके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। चाइना का एंगल, चाइना को हसीना के फॉल से शॉक लगा था क्योंकि उनकी BRI प्रोजेक्ट स्टॉप हो गई थी, लेकिन चाइना ने इमीडिएटली डिप्लोमेसी दिखाई और यूनिस गवर्नमेंट के साथ टाई को स्ट्रेंथन किया। चाइना को लीडर से कोई प्रॉब्लम नहीं, चाइना को उनके प्रोजेक्ट्स और बे ऑफ बंगाल एक्सेस से प्रॉब्लम होती है। और अगर इंडिया इस एक्सट्राडिक्शन क्राइसिस में उलझता है तो चाइना के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगा। यूएस का सबटेल रोल, हसीना का ह्यूमन राइट रिकॉर्ड अमेरिका को पसंद नहीं था। डॉक्टर यूनिस को अमेरिका सपोर्ट करता है। ये ट्रायंगुलर इक्वेशन चाइना, पाकिस्तान एंड यूएसए, हर किसी को इस वक्त ढाका में एक इंडिया क्रिटिकल सरकार चाहिए। ये क्राइसिस सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है, कल्चरल क्राइसिस। इंटरिम गवर्नमेंट ने म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के रिक्रूटमेंट कैंसिल कर दी। ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ग्राउंड रियलिटी में रेडिकल प्रेशर क्रिएट कर रहा है। स्टूडेंट गिटार लेकर सड़कों पर आ गए। वी वोंट लेट बांग्लादेश बिकम अफगानिस्तान। उनका कहना है कि अगर आज म्यूजिक हराम है तो कल आर्ट, थिएटर और फिर वीमेन एजुकेशन भी हराम हो जाएगी। ये फियर रियल है। इकोनॉमिकल क्राइसिस, ढाका की लाइफलाइन बैटरी रन रिक्शा है। कोर्ट ने बैन लगा दिया फॉर सेफ्टी रीजंस, लेकिन ये बैन डायरेक्टली गरीबों के लाइवलीहुड को हिट करता है। रिजल्ट, मोहाखाली से मीरपुर तक ब्लैकहेड्स, रेल ट्रैक्स पर रिक्शा जाम, ट्रेन ऑपरेशन हॉल्ट, पुलिस वर्सेस ड्राइवर क्लैशेस। बांग्लादेश एक ही टाइम पर पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक्स कोलैप्स फेस कर रहा है। इंडिया के लिए ये एक बहुत डेलिकेट मोमेंट है। लीगल पोजीशन क्लियर है, हसीना को एक्स्ट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता। डिप्लोमेटिक प्रेशर हाई है, बांग्लादेश पब्लिकली डिमांड कर रहा है और रेडिकल ग्रुप्स का भी थ्रेटन आ रहा है। स्ट्रेटेजिक डिलेमा डीपर है। हसीना इंडिया की क्लोजेस्ट है, रीजनल पार्टनर थी। उन्होंने एंटी इंडियन टेरर कैंप बंद करवाए, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी कंट्रोल की और इंडिया बांग्लादेश टाई को स्टैब्लिश किया। अगर इंडिया उन्हें वापस भेज देता है तो अपने लॉन्ग टर्म अलाई को डिच करना होगा। अगर इंडिया मना करता है तो बांग्लादेश इंडिया से दूर जा सकता है। यही साउथ ब्लॉक का अभी सबसे बड़ा बैलेंसिंग टेस्ट है। बांग्लादेश एक डेंजरस क्रॉसरोड पर है। एक रास्ता सिविल अनरेस्ट और पॉलिटिकल कोलैप्स, दूसरा रास्ता फोर्स स्टेबिलिटी और क्रैकडाउन, और तीसरा मिलिट्री इंटरवेंशन। जहां स्टेट गवर्नेंस फेल होती है वहां यूनिफॉर्म हमेशा एंट्री लेती है। आने वाला हफ्ता सिर्फ बांग्लादेश के फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा, ये इंडिया की रीजनल स्ट्रेटेजी, पाकिस्तान चाइना के मूव्स और पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिकल स्ट्रक्चर शेप करेंगे। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ शुरुआत है। मैं हूं निशांत, ये था भारत जियोव्यू का डीप जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन। मिलते हैं अगले वीडियो में फैक्ट्स के साथ, क्लैरिटी के साथ। जय हिंद।